कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। भारतीय मुसलमानों और भारतीय राजनेताओं की स्थिति सेम टू सेम है। भारतीय मुसलमान जहां मुंबई में सड़कों के ऊपर फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर्स चिपका रहे हैं ताकि लोग उनको कुचलते हुए निकल सके, गाड़ियां उनको कुचलते हुए आगे निकल सके, हालांकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन ये अपमान का एक सूचक है ताकि उनको लगे कि भारत के मुसलमान उनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना, जो उइगर मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को कैदियों की भांति रखता है, उनके बच्चों के पैदा करने पर पूर्ण प्रतिबंध है, वहाँ पर कुरान, अजान, नमाज, मस्जिद, हर तरीके के इस्लामिक जो कल्चर है या रिचुअल्स है, सब कुछ बैन है। और इवन उनकी महिलाओं को चाइनीज़ लोगों के साथ में सोने के लिए मजबूर किया जाता है। अधिकारियों के पास में कम से कम 10-10 महिलाएं छोड़ी जाती हैं ताकि वो उनका भोग कर सकें। लेकिन भारतीय मुसलमानों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि कभी वो उसके खिलाफ एक रैली तक कर सकें, एक पोस्टर तक कहीं चिपका सकें कि चाइना ये गलत कर रहा है। बहुत स्पष्ट सी बात है कि फ्रांस क्योंकि भारत को सपोर्ट करता है, फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था कि जब सभी देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे, अमेरिका ने, रूस ने भी पल्ला खींच लिया था अपना, उस समय पर फ्रांस ने भारत को साथ दिया था। और चाइना एक ऐसा देश है जो कि भले ही इस्लामिक कंट्रीज़ के, इस्लामिक रिचुअल्स के और टोटल इस्लाम के खिलाफ भले क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा भारत के भी खिलाफ रहता है। इससे हमें स्पष्ट पता लगता है कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी जो निष्ठा है और उनकी ईमान वाली ईमानदारी है वो किसकी तरफ है। लेकिन ये भारतीय राजनेताओं की, ये भारतीय लोगों की, सेक्युलरवादियों की और प्रो इस्लामिक लोगों की और राजनेताओं की ये दिमागी दिवालियेपन की निशानी है कि वो ऐसे समय में भी भारतीय मुसलमानों को नहीं समझ पाते हैं, उन भारतीय मुसलमानों को जो कि फ्रांस का विरोध और चाइना का पक्ष लेते हैं। इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और बताता हूं किस प्रकार से आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई प्लस इधर जो फ्रांस और संपूर्ण इस्लामिक देशों की जो लड़ाई, इस्लामिक देश कहें या फिर कहें कि संपूर्ण इस्लाम के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी हुई है, यह तृतीय विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रही है। इससे हमें इस प्रकार से भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार से रूस ने अभी आकर के ईसाई कंट्रीज का साथ देने के लिए अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया है, तैयार कर दिया है, फ्रांस में एक के बाद एक होने वाले अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के बाद में जो जिनोसाइड हो रहे हैं, उन हमलों के बाद में एक बार फिर से राष्ट्रपति ने कहा है कि ये एक इस्लामिक आतंकवाद का संकेत है, निशानी है और इससे हम डरेंगे नहीं और हम लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। वहाँ जहाँ पर चर्च के बाहर हमला होता है, महिला को पूरी तरीके से बिहेड कर दिया जाता है, 2 अन्य लोगों को मार दिया जाता है, वहाँ पर आतंक और डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है अल्लाहू अकबर के नारे के साथ में। एक बार फिर से फ्रांस ने कहा है कि हम ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। लेकिन भारत जो है वो अभी भी असमंजस में है, उसकी जो स्थिति है ना वो अभी भी ऐसी है कि उसको दोनों नाव में पांव रखने हैं। कुछ लोग यहां पर वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करेंगे चाणक्य नीति है, कूटनीति है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जो मेरी वीडियोस इस्लामिक देशों के अंदर बैन थी, वो वीडियोस जिनमें हमने बैठ करके वो सब बातें की थी जो हमने रिसर्च की थी और उस रिसर्च के आधार पर बताया था किस प्रकार से इस्लाम का वो उद्भव नहीं है जो कि दिखाया जा रहा है, उसकी वास्तविकता कुछ और है। हमने दिखाने का प्रयास किया था किस प्रकार से शिया और सुन्नी को आपस में लड़ता देख हिंदू खुश होते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और हमने बताया था किस प्रकार से
यह जो नमाज होती है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, अजान जो उससे पहले बोली जाती है, और ये जो नमाज है ये किस प्रकार से दूसरे और पूर्व के इस्लाम से पूर्व के कल्चर से कॉपी पेस्ट किए गए थे। यानी कि हमने इसमें बेहद अच्छी जानकारी से भरपूर रिसर्च रखी थी। भारत की सरकार ने उन वीडियोस को भी भारतवर्ष में भी बैन कर दिया है। दोबारा सुनिए, जो वीडियोस इस्लामिक कंट्रीज में वहां की सरकारों ने बैन कराई थी वही वीडियोस यहां भारतवर्ष में भी बैन हो गई हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं के देवी देवताओं के, हिंदुओं के महापुरुषों के बारे में अश्लील बातें करने वाले, गंदी बातें करने वाले जो वीडियोस थे वो अभी भी जो के त्यों पड़े हुए हैं। चलो अब दोबारा से हम उसी पॉइंट पर आते हैं। कूटनीति है, चाणक्य नीति है, कौन सी नीति है? दोबारा से कमेंट करके मुझे बताइए ये कौन सी नीतियों पर काम हो रहा है। भारतवर्ष में यदि आज की तारीख में इस्लाम के विषय में कोई कंपैरेटिव स्टडी लेकर के, कंपैरेटिव स्टडी करने वाले जो शोध करता है उनको लेकर के अपने चैनल पर आने वाला कौन व्यक्ति था? कौन सा वो चैनल था जिस पर इस प्रकार के सभी लोगों को एकत्रित करने का कार्य किया गया था? और उन्हीं को ही भारत की तथाकथित राष्ट्रवादी, सेक्युलर और हिंदूवादी, हिंदू हृदय सम्राट की जो राजनीतिक पार्टी है उसी की सरकार ने बैन किया है। आइए फिर से कमेंट करते हैं कि ये कौन सी नीति है। मैं कहना चाह रहा था कि भारतवर्ष अभी भी अपने डबल स्टैंडर्ड से बाहर नहीं निकला है और ना ही वो निकल पाएगा, लेकिन जो पूरी दुनिया है वो इस्लामिक और ईसाइयत की आर पार की लड़ाई की तरफ, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप के खिलाफ क्यों है वो लोग? इसलिए क्योंकि क्या वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है? इसलिए नहीं, क्योंकि वो भारत से प्रेम भी करता है और भारत के कल्चर से भी प्रेम करता है। सिर्फ और सिर्फ कारण ये है। इससे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं कि इस्लामिक लड़ाई को शह देने वाला भारत के अंदर कौन है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की यदि मैं बात करूं तो पाकिस्तान की इस समय पर वो भद हो रखी है, वो भद पीट रखी है कि चारों तरफ हर क्षेत्र में उसकी कलई खुलती जा रही है। कलई कहें या कहें कि उसके पजामे के हर तरफ से नाड़े टूटते जा रहे हैं। लेकिन भारत में बैठे वाले लोग जो हैं वो उसकी शह पर आज भी काम कर रहे हैं। आपने भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि वहाँ के एक सांसद स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमने अभिनंदन को छोड़ा है इस वजह से नहीं कि हमें कोई गुड जेस्चर देना था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री को और हमारे जो सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं उन लोगों को ये बात मालूम थी कि हमने अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। लेकिन जिस समय पर इसका जवाब देने का वक्त आया तो फवाद उस समय पर क्या कहता है वहां का मंत्री? वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि पुलवामा के अंदर जो हमने अटैक कराया उसकी जो सफलता थी उसके बाद में भारत के अंदर वहां की मीडिया ने भी उसी से सवाल किए और उनके खुद के पैर कांपे हुए थे। यानी कि भारतवर्ष के अंदर जो राजनेता उस समय पर सबूत मांग रहे थे उनको जवाब सीधे फवाद खान ने दे दिया है। अब आप सोचेंगे कि भारत के अंदर राजनीतिक असमंजसता किस तरीके की है। बातें तो बहुत क्लियर हैं। मैं फिर वापस जाऊंगा मुंबई के अंदर जो पोस्टर चिपके हैं, वापस मैं जाऊंगा कि रोहिंग्याओं को भारत में ना आने देने पर किस प्रकार से CA-NRC का विरोध करके भारत में आग भी लगाई गई थी। मैं वापस आऊंगा उस बात के ऊपर कि जब खिलाफत आंदोलन के चक्कर में भारतवर्ष में लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया था। और मैं वो भी बात जिक्र करना चाहूंगा कि जिस समय पर कार्टून बना था किसी अन्य देश में और अमर जवान ज्योति ढाई गई थी मेरे देश में। बहुत सारी चीजें स्पष्ट हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। मैं वापस आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर हमला किया और हमने जवाबी कार्रवाई की तो बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं जिन्होंने उस समय पर सबूत मांगने, भारत की सेना के ऊपर उनकी जो निष्ठा है उसके ऊपर शक पैदा करने का प्रयास किया था। बातें वो भी बहुत क्लियर हैं, लेकिन हम लोगों का विजन क्लियर नहीं हो पाता है कि ना ही तो हम वो पोस्टर चिपकाने वाले और आज़ाद मैदान के अंदर दंगा मचाने वालों को आज फिर से स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पा रहे और ना ही उन राजनीतिक पार्टियों को पहचान पा रहे और बार बार उन्हीं की सरकार और उन्हीं की सत्ता ही बना रहे हैं। लेकिन जब
कोई भी सत्ता, कोई भी जो भी शासन में आने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं और अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य करने लगते हैं। तो इसी प्रकार के जो भेड़िए सबूत मांगने वाले होते हैं वो ही शासन करते हैं, क्योंकि जो आम जनता है वो उसका सिद्धांतों से, नैतिकता से, मूल्यों से इतना ज़्यादा सरोकार नहीं होता है और वो बेच करके, खरीद करके लोगों को, वोटों को, अपनी जो शासन सत्ता है उसको काबिज उस पर रहते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी जो अपने देश की अस्मिता है उसके प्रति जो निष्ठावान राजनेता और राजनीतिक पार्टियां हैं उन लोगों को यह करना चाहिए कि अपने स्टैंड से कभी हटे नहीं और जो लोग स्पष्ट पहचाने जा रहे हैं उनकी पहचान करके उनको देश निकाला दें, उनको सजा दें। लेकिन यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमारी कथित राष्ट्रवादी जो सरकार है वो ढीली पड़ जाती है। जब उसके खुद के लोग मर रहे होते हैं तो वो बाहर बैठ करके माइक पर फिर वहां से गाना गाती है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जबकि वो लोग जो देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ हैं, उनके लोगों की तरफ आंख उठाने वाले लोगों की आंखें भी नोच लेते हैं। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो उसके कर्तव्य हैं जो उसके सामने आ रहे हैं। आज की तारीख में अरब कंट्रीज हो चाहे ईरान हो, वो पाकिस्तान के साथ में नहीं है। इवन उन्होंने जो सिंध प्रांत है और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी पाकिस्तान के नक्शे से निकाल करके बाहर कर दिया है। उन्होंने अपने देश के अंदर स्थित पाकिस्तानी जो दूतावास है उन पर भी यह 27 अक्टूबर का दिन मनाने के लिए पूरी तरीके से इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन क्या पूरा विश्व इस्लामिक आक्रांताओं को, अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके लोगों को जान से मारने वाले लोगों को, जिहाद के नाम पर लोगों की जमीन हड़पने, सड़कों, मंदिरों के ऊपर कब्जा करने वाले लोगों को, बहन बेटियों को गोली से मारने वाले, बाद में उनकी गर्दन अलग कर शरीर को जलाने वाले, हर प्रकार के जिहाद में लोगों को फंसा करके उनकी संपत्ति, उनकी बहन बेटियों की अस्मिता लूटने वाले लोगों को पहचान पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि भारतवर्ष जो 1000 सालों की गुलामी झेल चुका है उसको ये बातें सबसे पहले समझनी चाहिए थी। लेकिन आज बेल्जियम के नेता कुरान को संसद में दिखा करके उसकी कंपैरेटिव स्टडी बताते हैं और कहते हैं कि यह लाइसेंस टू किल है। फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि ये जो इस्लाम है इसके आतंकवाद से संपूर्ण जो विश्व है वो त्रस्त है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं वो अजान के समय पर अपना स्पीच रोक देते हैं। कांग्रेस जो है वो कहती है कि मुसलमानों का सबसे पहला अधिकार है हमारे संसाधनों के ऊपर। केजरीवाल जैसे लोग उनके उलेमाओं को पैसा बांटते हैं, जो लोग अक्सर अपने इस्लाम की स्थापना के लिए भारत के मूल धर्म को नष्ट करने हेतु कृत संकल्पित हो चुके हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे बताने का प्रयास केवल इतना है कि राष्ट्रवादी पार्टियां जो हैं वो अक्सर कर अपने लोगों को बचाने की बजाय उनकी मौत का इंतजार करते हैं ताकि उसके बाद में फिर वो और लोगों को डरा करके वोट बैंक बना सकें। ईसाईयत और इस्लाम की जो लड़ाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान और टर्की एक साथ है लेकिन ईरान और अरब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान अब अपनों के सामने भी पूरी तरीके से नंगा हो चुका है और भारतवर्ष में बैठे उनके जो कुत्ते हैं, जो चाटुकार हैं, उन लोगों की पोल तो खुली पड़ी है, उनका चेहरा बड़ा ही स्पष्ट है, लेकिन हम ही लोग उनको पहचानने में अभी भी आनाकानी कर रहे हैं या फिर शतुरमुर्ग की तरह मुंडी जो है जमीन में धंसाए बैठे हैं। इससे शिक्षा यही मिलती है कि अपने सामने जो कुछ घटना हो रही है उसको जल्द से जल्द पहचाने, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।